मरीना उसे ललकारती है, हिम्मत है तो मत बचो, और लिन उसे जंगली बिल्ली कहता है। फिर लड़ाई रफ्तार और बचाव की हो जाती है। लिन उसे उकसाता रहता है। मरीना फिर वार करती है और युवक उसकी कवच जैसी रक्षा ठीक उसी पल देख लेता है। वह पंजों से झपटकर लड़की के सीने पर वार करता है। नतीजा तुरंत देख वह चौंकता है, क्योंकि फिर उसका हमला ढाल ने उसके सामने रोक लिया। पश्चावे उसे पहचान कर कहता है, यही ढाल पहले भी उसके वार को बीच में काट चुकी थी। ढाल सामान्य नहीं थी, यह बात साफ है। पर लिन इशारा करता है कि वे अभी लड़ाई में हैं। यूरीना मुंह से तलवार निकालकर ऊपर से नीचे वार करती है, निशाना उसके दाहिने पैर पर। फिर लिन को लात मारती है। मो जो कहती है उसे ढाल की पहचान है। लिन पूछता, कैसे जाना? लेकिन डॉक्टर समझाते हैं कि वह लड़ाई के दौरान बस यूं ही नहीं दिख रही थी। अणुओं के बीच एक विद्युत चुंबकीय बल था जिसने सलेन को रोका और गोलियों को रोकने के बजाय उन्हें मोड़ दिया। इसलिए वह क्षमता उस बल को नियंत्रित करने की थी। फिर उसके असाधारण आंदोलनों ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया, क्योंकि उस तर्क के अनुसार वह अपने और हवा के अणुओं के साथ साथ जमीन के बीच की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकती थी। पॉज 1200। लिन ने उससे रुकने को कहा क्योंकि उसकी उंगलियों के सिरे घूम रहे थे और वे लाल होने लगे थे। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या यह बल ऊर्जा का एक रूप है, और वह कहती है कि इसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। युवक कहता है कि ये बहुत अच्छा है और उसे पता है कि वह उसकी शील्ड को कैसे तोड़ सकता है। जो उसकी लापरवाही देख मन में उसे रुकने को कहता है। पूछता है वह क्या बक रहा था। तभी एरिना हमला करती है। लिन अपने लाल पर्दे पंजे से वह रोकता है। फिर समझता है जैसा उसने अंदाजा लगाया था वैसा ही निकला। आखिर सच हुआ। उसका प्रतिद्वंद्वी 360 डिग्री घूमकर उसे फिर से मारता है। वह पीछे हटती है और पूछती है कि क्या हुआ और क्या उसने बचना बंद करने का फैसला कर लिया है। लेकिन लिन पीछे देखकर उसे पुकारता है, पूछता है क्या वह अब तुरंत तैयार है। उसकी आंख पर निशान है। अगर वह नहीं टिक सकती तो अब उसकी बारी है। वह लाल पंजों से उसकी ओर बढ़ता है। इरीना चौंक जाती है। निंग ने हमला कर दिया इससे पहले कि वह समझ पाती या कुछ कर पाती। वह कहती है कि भले ही उसके पास सादा का ताबूत है, उसकी गति। पॉज 1200। सोचते हुए कि अब लिन मो के क्लोन पीछे से उस पर हमला कर रहे हैं। करीना सोचती है वह उसकी रफ्तार हरकत का आफ्टर में था। वह हैरान है, यह आदमी इतना फुर्तीला कैसे? वह देखती है कि अब वह पूरी तरह लाल है, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उसी रंग में रंग गया। और वह पूछती है कि यह कैसे संभव था कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, क्योंकि लिन मो उसकी सारी शक्ति सोख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पिशाच करता है। क्या वो दूर से विश्लेषण करता है और कहता है कि वास्तव में यह पाइज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव था। कुछ पदार्थों पर यांत्रिक तनाव पड़ते ही आवेश अलग होता और विभव बनता है। यही क्रिस्टल ध्रुवीकरण है। सरल शब्दों में, इससे बिजली भी सीधे पैदा हो सकती है। हील ने कोशिकाओं के बीच बल को बढ़ा दिया और हमलों को यांत्रिक तनाव में बदल दिया, जिससे वे तब तक कमजोर बने रहे जब तक रक्षा उनकी तीव्रता से अधिक रही। लिन मो का पंजा बड़ा और तेज हो जाता है क्योंकि इस तरह के उच्च गति के हमले ने विषय को ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति दी। दूसरे शब्दों में, ढाल अपनी ही ऊर्जा का ताबूत बन गई थी। वह युवक कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ढाल अभेद्य नहीं है। फिर इरीना उसे कोसती है, पूछती है कि वह बार बार उसकी योजना क्यों तोड़ देता है। लिन योजना पर टोकता है। वह किस पर काम कर रही थी? क्या वह खाली खोल की परत चलाती है? और क्या जमना उसी से जुड़ा है? इरीना मुस्कुराकर कहती है वह समझती है क्योंकि उसे पता नहीं, पर जवाब चाहिए तो वह खुद देखे। बीच में वह अपनी नसें उसे देती है और इरीना परजीवी लिन मो को सौंपती है। फिर युवक अचानक आंखें खोलता है और खुद को प्रेत सी आकृति पाता है। उसी पल लिन सोचता है क्या यह जमने से पहले का ब्रुकलिन था, पर यह उसकी याद से अलग लगता है। वह सच जानना चाहता है। तभी उसके दृश्य क्षेत्र में एक पिस्तौल सीधे ही उभर आती है। व्हाइट किसी को गोद में लिए सोचता है वह पुलिस अफसर कैसे बना और गोली लगी, यह औरत कौन है? सामने खड़ी लड़की समझ जाती है कि ये इरीना है। उसका परजीवी उससे जुड़ा है और वही उसे यहाँ खींच लाया। उसी पल सब साफ दिखता है। लड़की के पास एक दरवाजा था। लिन अंदर जाता है। कोई कहता है हम स्टेशन के सर्वर एरिना तक ले चलेंगे, वे रास्ता जानते हैं और जिंदा रहकर ज्यादा काम के हैं। एरिना सहमति देती है। फिर कोई लिन मो को घूकर बोलता है कुछ चूहे घुस आए हैं। तब फौरन सतर्क। युवक सोचता है क्या ये यादें हैं, और पूछता है ये कैसे हो सकता है, पर नकाबपोश वही खुद है जो उसे मिस्टर थीव कहता है। लिन सोचता है यह कैसे संभव है? अगर वह यादों में है तो उससे बात कैसे करे, क्योंकि वह आदमी उसी का दूसरा रूप था। युवक पूछता है राक्षस कौन था, पर आकृति पूछती है क्या लड़के को जवाब पहले से ही तो नहीं पता। लिन सोचता है कि वह सही है और बस समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि यही उस शरीर का असली मालिक था जिसमें वह इस स्वर्ग जैसे समानांतर ब्रह्मांड में वर्तमान में निवास कर रहा था। यह पूछते हुए कि वह अभी भी जीवित क्यों है। दूसरे लिन ने पूछा कि क्या उसने सोचा था कि ट्रांसमिग्रेट करने से उसकी आत्मा बस गायब हो जाएगी। निराशा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह गायब नहीं हुआ था। फिर उसने हुड हटा दिया, जिससे असली लिन मो चौंक गया। वक्ता कहता है कि उसने वह खाली खोल उतार लिया था जो लिन पीछे छोड़ गया था, और वह लड़के से अपनी योजना से पहले ही मिल गया। लिन सोचता है कि वे वही निशान थे जो लिu डी लॉन्ग के थे, और यह सोचता है कि क्या वह प्रेत और उससे बात करने की क्षमता उसकी शक्ति का हिस्सा है या उसकी योजना का हिस्सा है।
लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि लिन उसके योजना के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लिन मो के पीछे जाकर उसे अपने पंजों से पकड़ते हुए उसने कहा कि वह जमी हुई प्रक्रिया को तेज कर देगा। वह पंजा गड़ा देता है, कहता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं, अब समय खत्म है। पर लिन मो इसे एक स्वागत उपहार ही समझे। युवक अचानक जागता है, याद आता है कि वह लौट आया था। कुछ परिचित लगता है। इरिना कहती है, तुम कुछ नहीं समझे, पर वह इरिना को दूर धकेल देता है। लड़की कहती है, मुझे पूरा बोलने दो। वह उसकी कनपटी पर पिस्तौल तानता है। लड़की पूछती है, उसने ये कब चुराई? लिन मो कहता है बिना चाल जवाब दे और पूछता है, फ्रीजिंग तेज करने से क्या मतलब? इरिना पूछती है, यह बात तुमने कहाँ सुनी? युवक कहता है, आखिरी बार बताऊंगा, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इरिना जवाब देती है कि कोई बात नहीं, वो उसे बता देगी कि उसे ट्रिगर को बिना हिचकिचाए मजबूती से पकड़ना चाहिए। स्पीकर चीफ बिना समझाए फ्रीजिंग को तेज करना चाहता था। लिन कारण पूछता है, लेकिन एरी ने केवल अपना वादा किया गया समय उल्टाव चाहती है क्योंकि उसके कुछ व्यक्तिगत झगड़े थे। उसे पता था कि उसके और उन पागलों के केवल हित एक जैसे थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फ्रीजिंग के बाद क्या होगा। जो पूछता है, क्या इसे आंखों से दूर दिल से दूर कहते हैं? रीना पूछती है, क्या कह रहे हो कि दखल न दे तो दुनिया खत्म होगी? डॉक्टर कयामत के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, मानते हैं कि दुनिया विनाश के लिए अभिशप्त है, जबकि एरिना ग्रह के अंत का प्रमाण ठंड को मानती है। क्या वो कहता है कि परीक्षण विषय ने दावा किया कि सभी ने अपनी जान गंवा दी, और लिन मो से पूछता है कि वह क्या सोचता है। लिन पूछता है, क्या यह भला साफ नहीं, क्योंकि कुछ दिन और जीने भर को भी हमें उन्हें अभी रोकना होगा। एरिना पूछती है, क्या तुमने उन्हें रोकने पर मेरी बात सुनी? फिर कहती है, वो अब असली योजना बताओ जल्दी। जाओ पूछता है, क्या तुम शरणार्थियों का दिमाग धोकर उन्हें अपने लिए गुलाम बना रहे हो ताकि वे तुम्हारे लिए काम करें? महिला कहती है, इसमें बुरा क्या है? वे मूर्ख हमारे दास बनने योग्य हैं। कमजोरों को ताकतवरों के अधीन रहना चाहिए और झूठी उम्मीद उन्हें सोचने की शक्ति से वंचित कर देती है। पर बात मजेदार थी। लिन जेब से रेडियो निकालकर पूछता है, क्या तुमने सब सुना? इरिना चौंक जाती है। फिर युवक हन्ना से कहता है, सुना हो तो जवाब दे। और लड़की पवित्र सूर्य को पुकार उठती है। लिन ने पूछा कि क्या उसने अभी अभी हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया था, और वह पुष्टि करती है क्योंकि उसने इसे स्टेशन के सेंट्रल कंट्रोल के जरिए न्यूयॉर्क में जी लाइन सबकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसमिट कर दिया था ताकि हर किसी ने इसके बारे में सुन लिया हो। लिन सोचती है, क्या उसने अभी पूछा था कि वे प्रोफेटिक सोसाइटी को कैसे रोकेंगे? पर पहला कदम तब होगा जब लोग जाने कि सब झूठ है। तभी वे उसकी बनाई झूठी उम्मीद यानी नकली आशा को पूरी तरह तोड़ देंगे। आदमी अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपने मास्क उतारते हैं और भविष्यवाणी समाज के खिलाफ गुस्से में उन्हें पैरों तले रौंदते हैं। अन्ना अपने हाथ से कंगन नोच देती है। फिर जो कहता है कि उसका परीक्षण विषय बहुत चालाक था जो उसने ऐसा सोचा। लिन सोचती है कि क्या वह हमेशा उसे बेवकूफ दिखाती रही, लेकिन वह जवाब देता है कि शायद यही 2 बार जीने का मूल्य है। इरिना हंसने लगती है और जो पूछता है क्यों, लेकिन वह जवाब देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वे बहुत ज्यादा बात कर चुके थे। फिर अचानक वह चमकने लगती है। जो ने सवाल किया कि क्या उसने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली थी और क्या चमक रहा था, लेकिन लिन को भी नहीं पता। 30 मिनट पहले आन्ना पूछती है कि क्या लिन मो की कोई और इच्छा है, और वह युवक चुप रहता है। सोचता है कि शायद उसने देख लिया है लेकिन उजागर नहीं किया। वह कहता है कि उसे उससे कुछ पूछना है और महिला को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, और वह सहमत हो जाती है। युवक पूछता है, क्या हैना नबियों की सोसाइटी में यकीन करती है? हैना कहती है, हाँ, सिर्फ मैं नहीं, सारे भाई बहन भी सब मानते थे। पर लिन उसका जवाब ठुकरा कर कहता है, सच्चाई से बोलो, क्योंकि तुम समझती हो मैं सच में क्या पूछ रहा हूँ। सवाल का असली मतलब समझते ही हन्ना तभी चौंक जाती है। फिर वह मानती है कि सच बोलना चाहिए। कहती है, उन्हें नहीं मानती, पर लिन मो पर भरोसा है बस। हालांकि कई लोग समर्पित ईसाई थे और वह केवल व्यवस्था बनाए रख सकी और पतन से बचा सकी, क्योंकि ये अजीब था कि एक स्ट्रिपर दूसरों की मदद करना चाहती थी जबकि वह खुला सा कपड़ा पहनकर लास्ट ऑर्डर की भूमिका निभा रही थी। लेकिन स्टेशन चीफ एक खराब पद था। लिन जवाब देता है कि हैन अद्भुत है और यह हास्यास्पद नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी क्षमताओं के अनुसार दूसरों की मदद करना चाहेगा और उसके बिना। स्टेशन चीफ वह यह भी कल्पना नहीं कर सकता था कि स्टेशन कैसा होगा, क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि वह भी सोसाइटी ऑफ प्रॉफिट से समूह को आजाद करना चाहती है, और अब उन्हें जो करना है वह यह है कि उन्हें असली मकसद बता दे और चिंता न करे, क्योंकि वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन उसे सहयोग करना होगा। इसके अलावा उसे होली सन बुलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका नाम है और वह है लिन मो। लिन कहती है, पिछली बार की तरह वह भाग रही थी, तभी जो ने फायर खोला। दोनों ने इरीन पर पूरी रफ्तार से गोलियां चलाई। उसे कई गोलियों से छलनी कर गिराने की कोशिश की, मगर एक रोशनी दिखते ही लिन ने सबको तुरंत फायर रोकने को कहा। वे रोशनी की तीव्रता से हैरान रह जाते हैं, जो थोड़ी ही देर बाद फट जाती है। लिन जू को थामे हुए है। दोनों एक साथ गिर जाते हैं। लिन अभी भी विस्फोट से स्तब्ध है और जू चेतावनी देता है कि यह बहुत करीब था। उठकर लड़की पूछती है, क्या हो रहा है? आदमी कहता है, पिछली लड़ाई के बाद मैंने जो कहा था याद करो, वही मेरा बताया टेलीपोर्टेशन था और समझ जाओ वही घटना थी। बाहर एकांत शहर में क्रॉस बर्फ में चलते हुए इरीन के घायल शरीर को उठाकर ले जा रहा है। इरीना कुछ नहीं कहती और क्रॉस टिप्पणी करता है कि भले ही ग्रेस उसका शरीर ठीक कर सकती है,
लड़की माफ़ी मांगती है और पादरी हैरान है कि वह अपने किए पर माफ़ी भी मांग सकती है। हालांकि इरीना क्रॉस को बीच की उंगली दिखाती है और कहती है कि ज़्यादा मत उड़ो। फिर वह माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने काले बालों वाले लड़के को खो दिया और कहती है कि हैन जीनियो को मत बताना क्योंकि वह और भी ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन क्रॉस बस उसे आराम करने के लिए कहता है। लिन चौंक जाता है जब वह आगे देखता है, सोचता है कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वातावरण पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा उसने उम्मीद की थी और सबवे में लोग उदास नजर आ रहे हैं। लिन उनसे बात करना चाहता है और सोचता है वे ऐसे क्यों हैं, क्या सब उससे डरते हैं। जाओ पूछता है क्या उसने वजह समझ ली। युवक हाँ में सिर हिला देता है। लिन कहता है कि स्वाभाविक रूप से यह होना ही था क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो लोग संदेहग्रस्त हो जाते हैं और संदेह बेचैनी और अविश्वास को जन्म देता है, खासकर इस प्रलय में। फिर वह कहता है कि उसने इसे खुद अनुभव किया है। वो लोगों से कहता है कि उन्हें पता है काली खोलों ने जानबूझकर किले पर धावा बोला, संतों को सबके सामने दिखाया और उन्हें गुलाम बनाया। उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि लिन की बात सुनने का क्या मतलब है जब वो और बाकी सभी पवित्र पुत्र हैं, और लड़की उनसे ऐसा न कहने की विनती करती है। लिन कहता है वह समझता है कि वे उस पर भरोसा क्यों नहीं करते। उसे लगता है यह समस्या है, इसलिए वह बेचैन है, मगर वह उनके जैसा नहीं। वह उन्हें गुलाम बनाने जकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। एक आदमी लिन मुझसे साबित करो चिल्लाता है। एक महिला उसे रोकती है। उधर जो पूछता है लोग हमें नहीं चाहते तो क्या करें, लड़े क्या। पर लिन भी लड़ने से इनकार करता है। वह कहता है कि हिंसा का सहारा लेना भले ही तुरंत समाधान दे सकता है, फिर भी लोगों को अस्थिर छोड़ देगा और हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जिससे विश्वास और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। जाओ पूछता है इस हाल में तुम क्या करोगे, इससे लोग तबाह होंगे। लिन कहता है यह भीतर से ही ढहेगा, जैसे कभी मैं टूटा था। तभी हाना हवा में गोली चलाकर चिल्लाती है सब चुप रहो, कोई आवाज न निकले। तब तुरंत सन्न हो जाते।